आज भी हमारा मौजू वही है कश्मीर के हवाले से। और बात वहीं आ जाती है कि जिस तरह से मोदी ने इलीगल तरीके से हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो ऑक्यूपाई किया है वो अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और सच्ची बात यह है कि ये उनको कहीं ना कहीं अंदाज़ा होगा कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया है और गलत लोगों से पंगा लिया है, और हम इंशाल्लाह कश्मीर वापस उनसे हासिल करके रहेंगे। जितना भी वो जुल्म सितम कर रहे हैं, अगर आप देखें हमारे कश्मीरी बहन भाई कितनी हिम्मत से और कितनी स्ट्रेंथ के साथ हर चीज़ का सामना कर रहे हैं, और जितनी भी मोदी की उल्टी सीधी हरकतें हैं, जो जुल्म सितम है, जो उसका जबर है उनके हमारे लोगों पर, वो बर्दाश्त भी कर रहे हैं। और हिम्मत नहीं हमने अभी तोड़ी है कि ये हम आज़ाद नहीं करवा सकते अपने मुल्क को। तो आगे बढ़ते हैं, आज भी कुछ मुख्तलिफ फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करते हैं कि किस तरह से मोदी की जो इंटेंशंस हैं उन्हें नल एंड वॉइड किया जा सकता है। हमारे साथ बेहतरीन एनालिस्ट मौजूद हैं जो इसके ऊपर अपनी एक एक्सपर्ट राय देंगे। और आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है उस पर थोड़ी सी मैं आपको बताती चलूं कि हम आज जिक्र करेंगे मोदीज मैल इंटेंट टुवर्ड्स मुस्लिम्स एंड अदर माइनॉरिटीज के अपने जमहूरियत को वो कहते हैं कि जी हम बहुत बड़ी जमहूरियत है, लेकिन वहां पर भी जो माइनॉरिटीज है उसके साथ क्या उनका सलूक है, क्या रवैया है, क्या किस तरह से वो उनको अप्रोच करते हैं, उस पे आज हम बात करेंगे। तो इसी के लिए मैं वेलकम करना चाहूंगी, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। और एक और हम बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कश्मीर के हवाले से जिस पे आज जिक्र करेंगे। और पता तो आपको चली गया होगा कि जो मोदी की मैल इंटेंट टूवर्ड्स मुस्लिम एंड अदर माइनॉरिटीज पे हम बात करने वाले हैं। तो जनाब टॉपिक तो आपने सुना ही कि हम किस टॉपिक को लेकर चलेंगे। इसी पे मैं थोड़ा सा अंदर अगर बात करूं, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1.25 अरब तक है। अब वो अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत भी मानते हैं, ये उनका दावा है। तो आपको क्या लगता है उस इतनी बड़ी जमहूरियत के अंदर अगर वो अपनी माइनॉरिटीज के साथ सलूक कैसा रख रहे हैं, अच्छा है या बुरा है, उस पर आपकी क्या राय है? समरा, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी एटीवी की टीम का शुक्रिया कि वो ऐसे मौज़ूआत पे मुझे मदऊ कर लेते हैं। टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। और इंडिया का ये क्लेम कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी या बिगेस्ट डेमोक्रेसी, चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका और बिगेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया, और दोनों का आजकल हम स्ट्रेटेजिक अलायंस देख रहे हैं जी। ये एक अलग बात है कि जिस वक्त बगराम एयरबेस से अमेरिका निकलता है तो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर से पूछता भी नहीं है बिल्कुल। और मुझे नहीं समझ आती कि इंडिया भी उनसे क्यों नहीं सवाल करते कि भाई आप निकलते हुए हमें क्यों नहीं मुतला करते बिल्कुल। अलबत्ता जमहूरियत जो कि जमहूर से निकला है, जमहूर का मतलब है अवाम, अवाम यानी जमहूरियत यानी अवामी राय पर मबनी हुकूमत। बिल्कुल सही। किस लिए हुकूमत? इसलिए कि अवाम के लाइफ, लिबर्टी, उनकी मालो दौलत, प्रॉपर्टी, उन सब का ख्याल, जिंदगी हो, उनकी आज़ादी हो, उनकी मिल्कियत हो, उसका तहफ़्फ़ुज़, इसे कहते हैं जमहूरियत। और जमहूर में मेरे ख्याल से आप माइनॉरिटीज को नहीं देखते, आपकी कौम है, नेशन को देखते हैं। नेशन को देखते हैं। जो दुनिया में रियासतें वजूद में आई हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया के बाद 1648 के बाद, वो तो नेशन की बुनियाद के ऊपर है ना। अब उसमें मजहब या अकीदा उसमें शामिल नहीं होता। सही। इसीलिए देखें, भारत हो या वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हो, वो नारा लगाते हैं सेकुलरिज्म का। तो इस सेकुलरिज्म की बुनियाद के ऊपर, इस जमहूरियत की बुनियाद के ऊपर जो भारत का हम रवैया देखते हैं वो सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, इससे पहले कई वाकयात हैं जिसमें ईसाइयों को जबरदस्ती हिंदूइज्म में कन्वर्ट करना हो, दलित के साथ यानी जो उनका बर्ताव है वो आए दिन हमारे सामने आता है बिल्कुल। मुसलमानों के साथ तो उनकी पुरानी दुश्मनी है जिसमें अब गाँव माता जो है उसकी बुनियाद पर इल्ज़ाम लगा के आप मुसलमानों का कत्ल गारत करें, और उसके अंदर एक तजाद मौजूद हो कि भारत खुद दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है गाय के गोश्त को सप्लाई करने का। अब आप चेक करें बिल्कुल, यानी आप इसकी कंट्राडिक्शन देखें। और उसके अलावा फिर मुसलमानों के अलावा सिखों के साथ जो होता रहा है जी, यानी अगर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट पर आते हैं भारत तो कोशिश की जाती है कि उनकी मुलाकात सिखों के साथ न की जाए।
तो लिहाजा जो जमहूरियत का जो कॉन्सेप्ट है कि अपने लोगों की ज़िंदगी, उनके माल, उनकी आज़ादी का ख्याल रखना, तो कोई आज़ादी नहीं है। आज़ादी से मुराद वो अपने अकीदे और मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी को गुजार सकें। न मुसलमानों को आज़ादी है, न सिखों को आज़ादी है, न ईसाइयों को आज़ादी है, न दलित को आज़ादी है। और फिर जमहूरियत का मतलब है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ का ख्याल करना। आपने देखा कि मुख्तलिफ रियासतों के अंदर भारत के वो क्या होता रहा। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि भारत को हम एक जमहूरी मुल्क, यानी इन अ ट्रू सेंस ऑफ डेमोक्रेसी, वो हम भारत के अंदर चीज़ को नहीं देखते। अलबत्ता ये कहा जाए कि भारत के अंदर सिरे से जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत तो इन अ वन वे और दी अदर है। और समरा, असल में बात यह है कि जमहूरियत की डेफिनेशन आप क्या दे रहे हैं। जैसे कश्मीर के अंदर भारत ये राग अलापता है कि कश्मीर में जी हमारे यहाँ जमहूरियत है, यानी वो जो इलेक्शन करवा रहे होते हैं उसे समझ रहे होते हैं कि वो जमहूरियत है। हालांकि क्या कश्मीरियों को आज़ादी है, उनके अपने हुकूक हैं? सवाल तो बुनियादी तौर पर ये है बात कि उनको तो इतना भी हक नहीं दिया गया कि वो ये डिसाइड कर सकें कि वो किसकी तरफ जाएं, वो पाकिस्तान को अपनाएं या इंडिया को अपनाएं। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जी, वो आपने उसकी आज़ादी नहीं दी, जो कि लिबरलिज्म की बुनियादी शर्त है। लिबरलिज्म के दो पिलर्स हैं ना, एक आपकी कैपिटल इकोनॉमी है और दूसरा जमहूरियत है, पॉलिटिकल ऑर्डर है। उसमें राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन किधर है? और फिर आप 35A और 370 की मनसूखी के बाद आपने कश्मीरियों के तो हुकूक उड़ाई दिए, बिल्कुल। तो जमहूरियत तो उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सही। अच्छा, जहां हम ये सवालिया निशान पे बात कर रहे हैं और हमने सुलूक भी देखा कि किस तरह से उन्होंने अपनी माइनॉरिटीज को रखा हुआ है, उनको कोई हक उनका नहीं दिया जा रहा और उनके साथ बुरा सुलूक हो रहा है और सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। तो यहाँ पर माइनॉरिटीज का जो रिएक्शन है उस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि जाहिर है एक आप पे कोई जुल्म कर रहा है, आपका हक आपको नहीं दे रहा, तो आप भी तो आवाज उठाएंगे। पहले समरा थोड़ा सा मुझे यूं एक्सप्लेन करने दें, बड़ा जल्दी से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इंडिया की जो इस वक्त सिचुएशन है उसको हम 3F में समझ सकते हैं। FEFG, अल्फाबेटिकल F। पहला तो फॉइलिंग इन्वेस्टमेंट, जहां भी उसने इन्वेस्टमेंट की, चाहे वो अफगानिस्तान हो, $3 बिलियन डूब गए, चाहे कश्मीर के अंदर हो, चाहे उनकी पॉलिसी उसकी जो कश्मीर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, यानी 9 लाख फौज का लगाना कि कश्मीर को अपने साथ मिलाने, क्या कश्मीर उसके साथ मिला या कश्मीरी मिले? बिल्कुल। फॉइलिंग इन्वेस्टमेंट है। उसके नतीजे में फॉइलिंग इन्वेस्टमेंट के बाद जो दूसरा है फेलिंग पॉलिसीज। अब ये 370 या 35A का निफाज हो या काबुल गवर्नमेंट को थपकी देने का हो या हमदुल्ला जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अफगानिस्तान के, उसको थपकी देने का हो या तालिबान के साथ बातचीत का मामला हो, हर जगह पे जो इंडियन पॉलिसी है उसका हमें फेलियर नजर आता है। इंडिया फेल हो चुका है ग्राउंड रियलिटीज को समझने में कि पूरी दुनिया जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रही है और आज वहीं लगे में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें, अपनी माइनॉरिटीज के खिलाफ आप साजिशों में लगे में, तो फेलिंग है। अच्छा, ये जो फॉइलिंग इन्वेस्टमेंट और फेलिंग पॉलिसी है उसके नतीजे में तीसरा F जनरेट होता है और वो फ्रस्ट्रेशन है। अब वो उस फ्रस्ट्रेशन में ये जो माइनॉरिटीज के खिलाफ मार धाड़, उनके हुकूक छीनना और एक जोन में रहना कि हम एक सुपीरियर रेस हैं, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और ट्रू बड़ा हकीकत पर मबनी कहते हैं कि फाशिस्ट आइडियोलॉजी है। यानी मोदी के आने के बाद खुद जो इंडियन इंटीग्रिटी है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। ज़ाहिर है फ्रस्ट्रेशन में हमेशा गलत कदम ही उठाते हैं। एग्जैक्टली। तो अब उसका नतीजा जब आप इस तरह की पॉलिसी आप अपनाएंगे अपने ही लोगों के ऊपर, अपने ही रियासती सिटीजन्स के ऊपर, तो वहां से रिएक्शन आएगा। तो हमने फिर देखा रिएक्शन, कश्मीर में मुजाहरे हों, आज़ादी की तहरीक हो, या नागालैंड वालों का झंडा अपना लहराना हो, या सिखों की अभी तहरीक हो और लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लहराना, ये उसका रिएक्शन है। तो दिल से जो लोग हैं वो इस वक्त भारत के साथ नहीं खड़े हुए और उनके रिएक्शन की वजह से जो सोशो पॉलिटिकल कोहेसिवनेस, जो हम आहंगी है, जो रियासत को मजबूत बनाने में उसका अहम किरदार है, वो डिस्टर्ब होकर रह गई। बिल्कुल। और वही वाली बात कि जो ममालिक उनके साथ थे अब वो भी उनके साथ छोड़ रहे हैं, यही चीजें देखते हुए कि जो रीजन के अंदर आप सही फरमा रही हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में वेस्ट को हम देख रहे हैं अब भी वो भारत के साथ हैं। अच्छा। अब भारत के साथ चाइना के हवाले से
अब आप यूं समझे ना, इस वक्त जो अमेरिका है, अमेरिकन अगर हम पॉलिसी को देखें तो अमेरिकन पॉलिसी और पाकिस्तान की पॉलिसी से ज़रा मुख्तलिफ है। अमेरिकन की पॉलिसी के अंदर एक कॉम्प्लेक्सिटी नज़र आती है, उसमें आप 3 C's देख लें, कंपटीशन, कंटेनमेंट आपको नजर आएगी। कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी विद चाइना, इंडिया के साथ नहीं, इंडिया की इकोनॉमी डूब रही है, राइजिंग इंडिया शाइनिंग इंडिया नहीं रहा, और ये भारतीयों को समझना चाहिए। और जो पढ़े लिखे भारतीय हैं वो इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि आपको विन विन सिचुएशन पे जाना चाहिए। खत्ते में जो माशी तब्दीलियां आ रही हैं CPEC के जरिए या दूसरी चीजों के जरिए या रीजनल कनेक्टिविटी के जरिए से, उससे आप फायदा उठाएं, उसका हिस्सा बने, न कि आप उसके अंदर खराबी पैदा करने की कोशिश करें। अपने इर्द गिर्द के जितने भी ममालिक हैं, हमसाए हैं, उनको आप थ्रेट कर रहे हैं। दूसरा अमेरिका कंपटीशन चाइना के साथ साथ कंटेनमेंट की पॉलिसी, चाइनीज सियासी असर और रसूख को रोका जाए, उसमें भारत जो है उसका हामी है, और उसके साथ साथ भारत जो है उसका साथी है, जिसको हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं। तो उस वजह से वो भारत के हवाले से क्रिटिसाइज नहीं करते। हाँ, अलबत्ता इलेक्शंस के अंदर हमें प्रेसिडेंट जो बाइडन की और जो इस वक्त उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से सेंसिटिव है भी, और डेमोक्रेट्स ने हमेशा अमेरिकन आइडियल इंटरेस्ट को प्रोमोट करने की कोशिश की है, बज़ाहिर करने की कोशिश की है। इसी वजह से हमें नज़र आता है कि भारत को वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे माइनॉरिटीज़ के हवाले से हो या फिर कश्मीर के हवाले से हो, और मुझे लगता है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस और लिवरेज जो है भारत के ऊपर, वो भारत को मजबूर करेगा एक स्टेज पर, अगर पाकिस्तान उस प्रॉपर तरीके से अमेरिकन के साथ कोऑर्डिनेट कर पाता है, और दूसरे जो मेंबर नेशंस हैं, रीजन के हों या इंटरनेशनल कम्युनिटी के हों, वो अगर अमेरिका पे जोर देते हैं तो मेरा ख्याल है ये रिवर्स हो जाएगा 370 और 35A। सही। अच्छा, इसी सिनेरियो को आगे देखते हुए अगर हम इंटरनेशनल कम्युनिटीज के ऊपर आते हैं तो उनका रिएक्शन आप क्या समझते हैं कि ये सब वायलेंस हो रहा है और वो देख रहे हैं, तो इसके खिलाफ वो क्या स्टेप उठाएंगे और क्या रिएक्ट करेंगे? देखें, वो तो साइलेंट ऑब्जर्वर हैं फ्रेंकली स्पीकिंग। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कि एक इंग्लिश स्कूल ऑफ थॉट है, रैशनलिज्म भी जिसे कहते हैं, वो बात करते हैं, वो वाया मीडिया हम तस्लीम करते हैं उसे, रियलिज्म और लिबरलिज्म का। वो इंटरनेशनल सोसाइटी की बात करते हैं कि जो कॉमन नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, कंसर्न्स हैं, उसकी बुनियाद पर एक सेंस ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी डेवलप की जाए। पेंडेमिक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ह्यूमन राइट्स है, और माशी तरक्की है, पॉवर्टी को दूर करना है, टेररिज्म को टैकल करना है, इस बुनियाद पर अब उसकी वजह से इंटरनेशनल बॉडीज़ वजूद में आई, यूनाइटेड नेशंस हो, ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो, आपकी जेनेवा ह्यूमन राइट्स वॉच ग्रुप हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, ये इसलिए बनाई गई कि हम इन चीज़ों को सेंस ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी को डेवलप करें। अगर वो नाकाम होते हैं दुनिया के एक खित्ते के अंदर तो उसके दो बड़े इम्प्लीकेशंस हैं। जैसे अगर भारत को के ऊपर ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर है या माइनॉरिटीज़ के हवाले से, और इसी तरह इजराइल अगर फलस्तीन के केस में करता है, या अफगानिस्तान में अगर मिसाल के तौर पे जो कुछ होता रहा, इराक में होता रहा, यमन में होता रहा, सीरिया में होता रहा, लिबिया में होता रहा, अगर ये खामोशी, और बिलखुसूस भारत के ऊपर जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भारत और इजराइल, तो उसके दो बड़े सीरियस इंप्लीकेशन है। एक तो इससे इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डीरेल होती है। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता किस तरह से डीरेल होती है। दूसरा, खुद जो वेस्ट का जो निज़ाम है जिसके लिए वो अब तकोदो कर रहे हैं कि वो बरकरार रहे, उनका इन्फ्लुएंस बरकरार रहे, और वो चाइना को कंटेन करने की बात, रशिया को रोकने की बात, जो डिफरेंट सेंटर्स ऑफ पावर इमर्ज कर रहे हैं उनके इन्फ्लुएंस को रोकने की काविशें और कोशिशें, वो धरी की धरी रह जाती हैं अगर वो भारत और इजराइल को क्रिटिसाइज नहीं करते, क्योंकि उस तरह से उनका निजाम लपेटता जा रहा है और लोग अल्टरनेटिव सिस्टम की तरफ देखेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो या पॉलिटिकल हो। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो अपने कायम करदा निजाम, जिसको लिबरलिज्म कहते हैं, वो अगर उसकी पासदारी वो नहीं कर पाते, और इसी तरह ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन हो रही है, अब यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रिपोर्ट उठा के देखें, आप जेनेवा की जो ह्यूमन राइट्स वॉच ग्रुप है, एमनेस्टी इंटरनेशनल को उठा के देखें,
कि वो जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन भारत के अंदर हो रही है, तालिबान इस वक्त इंडिया मिन्नतें कर रहा है अफगानिस्तान में, दोहा में, ईरानियंस को, रशियंस को, अमेरिकन्स को कि तालिबान उनसे बात करें। किसी पाकिस्तान को भी रिक्वेस्ट है और मिन्नतें और तरले की, तालिबान क्यों नहीं बात कर रहे? उन्होंने कहा जो लिंचिंग आप मुस्लिम्स के साथ कर रहे हैं इंडिया के अंदर और कश्मीर के अंदर जी, हम आपसे बात नहीं करेंगे। और यही डर है अपना भारत को इस वक्त, दर्द सर उनका यही है कि अगर कल को तालिबान एक इन्फ्लुएंसर रोल अफगानिस्तान की सियासत में किरदार अदा करते हैं, जो कि कर रहे हैं, अमेरिका ने तो तस्लीम कर दिया उनके साथ एग्रीमेंट करके, बिल्कुल, तो उसका असर ये होगा कि कश्मीर में आजादी की तहरीक जोर पकड़ेगी और फिर वही कमजोर पड़ जाएंगे अपने आगे। सही। अच्छा, अब देखें, हमने बात की इंडिया के हवाले से कि वो अपनी माइनॉरिटीज के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, फिर हमने माइनॉरिटीज को भी डिस्कस किया, उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटीज के हवाले से बात करी। अब हम आ जाते हैं जरा पाकिस्तान के हवाले से बात करने के लिए कि पाकिस्तान अपना क्या किरदार अदा कर रही है इन सारे सिनेरियोज में। और जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं कि बड़ा शोर मच रहा है, शोर उठाया जा रहा है सारी चीजों को सेटल करने के लिए, तो क्या फर्क पड़ रहा है इन सारी चीजों पे शोर करने से? समरा, बड़ा अहम सवाल है। अमेरिका की जिस तरह 3C पॉलिसी है, जिस मैंने बताया, कंपटीशन, कंटेनमेंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अफगानिस्तान हम छोड़े जा रहे हैं, दूसरों के लिए दर्द सर, जो दाइश के हवाले से हामिद करज़ई साहब की रिपोर्ट है। पाकिस्तान की भी 3C पॉलिसी है, कनेक्टिविटी, कंस्ट्रक्टिव रोल एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट। रीजन्स के दरमियान में कनेक्टिविटी हो और उसके साथ जो माशी तरक्की है वो हो, और उससे हम दहशत गर्दी है या गुर्बत है और दूसरे जो मसाइल हैं उसको हम दूर करें, और विन विन सिचुएशन हो, जो मैं कहता हूं कि जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ या जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ मूव किया है। और उसका असर ये है कि सिर्फ हमने मूव नहीं किया, अमेरिका ने भी रियलाइज किया है और उसने भी मूव किया है, और वो चाहता है कि खित्ते में जो रीजनल कनेक्टिविटी है उससे वो भी फायदा उठाए। सही। और भारत के लिए भी अब वो सिफारिशें करता फिर रहा है, जो कि उज़्बेकिस्तान में हमें नजर आया कि अरब मुस्लिम ममालिकों से उसने स्पीच इस तरह की करवाई जिसमें कहा गया कि यार इसमें आप भारत को भी ज़रा उसका भी डालें, जो कि कनेक्टिविटी अगर उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के दरमियान में चाइना हो रही है तो भारत को भी लिंकअप करें। बिल्कुल। अच्छा, लिहाजा पाकिस्तान की जो है कनेक्टिविटी की, उसके बाद कंस्ट्रक्टिव रोल कि रीजन के अंदर सबके दरमियान में कंस्ट्रक्टिव रोल हो, चाहे वो अफगानिस्तान है, इंक्लूसिव गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर ने कल भी अपने इंटरव्यू में ये बात कही, इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, यानी जो कम्युनिटी हैं, चाहे वो पश्तून हैं, ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, हज़ारा हैं, बलोच हैं, वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, उनके रेशो के मुताबिक एक शेयर्ड गवर्नमेंट, शेयर्ड जो उनका पावर शेयर्ड गवर्नमेंट वहां पे वजूद में आए और वो स्टेबिलिटी लेकर आएगी, जिसकी भारत मुखालफत कर रहा है और जिस तरह की शरारतें कर रहे हैं, राज जिस तरह से एक्टिव है। तीसरा जो पाकिस्तान का जो रोल है, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट, कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि जिसमें विन विन सिचुएशन हो, सबके मफादात हल हो। तो अगर इस पाकिस्तान की पॉलिसी को आप देखें तो पाकिस्तान इस हवाले से भी, कश्मीर के हवाले से भारत को अगेन एंड अगेन कहता है कि आए पॉलिटिकल डायलॉग करें, जंग से मसला हल नहीं होगा, बातों से मसला हल होगा। हाँ। और कश्मीरियों को कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक आप उनको उनका जो हक है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का वो दीजिए, और ये आपके अपने मफाद में जाता है। बिल्कुल। आपका कभी भी ख्वाब राइजिंग इंडिया और शाइनिंग इंडिया पूरा नहीं हो सकेगा। 9 लाख फौज का कश्मीर के अंदर लगना, आप समझती हैं उस पर कितना बजट लगता होगा? बिल्कुल सही बात है। और वो आपको कोई इनपुट नहीं दे रहा, आउटपुट नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, और आप कंप्लीटली फेल हो चुके हैं ना। दुनिया भी उस पर क्रिटिसाइज कर रही है। देखिए, आपकी अगर वेस्ट के इस वक्त आप एक बहुत बड़ी मार्केट है, चाइना को उन्होंने कंटेन करना है, उस पर्सपेक्टिव से अगर आपके साथ खड़े, इसका मकसद ये तो नहीं है कि उनकी आवाम भी आपके साथ खड़ी है। अगर आप इजराइल के साथ खड़े थे तो सोशल मीडिया ने क्या रोल प्ले किया और इजराइल मजबूर हुआ पीछे हटने। बिल्कुल। तो भारत के ऊपर भी इस वक्त जो सोशल मीडिया है और जो नैरेटिव है या लोगों की जो राय है वो ये है कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, चाहे वो कश्मीर हो या माइनॉरिटीज़ के साथ हैं, और जब तक आप माइनॉरिटीज़ को उनके हुकूक नहीं दे पाते, ना आप माशी तरक्की हासिल कर पाएंगे
और ना आप सियासी इस्तेहकाम हासिल कर पाएंगे और न रीजन के साथ आप इंटीग्रेट कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और डॉक्टर मुनव्वर, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन पॉलिसीज़ को और ये जो मोदी के जो इंटरेस्ट्स हैं सामने रखते हुए हम बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक आज भी हम कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रख रहे हैं जो हिंदुत्व और हिंदुइज्म और जितनी भी मोदी की ये पॉलिसीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ ही सारी चीज़ें सामने हमें आ रही हैं। और आज थोड़ा सा माइनॉरिटीज़ के हिसाब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ूँगी और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड है, वो मैं करना चाहूँगी कि माइनॉरिटीज़ के हवाले से एक दिल दहलाने वाली चीज़ है, वो है जेनोसाइड, जिसमें आप ये समझते हैं कि मुसलमानों का कत्लेआम करवाकर उनकी नस्ल कुशी की जाए, ठीक है, तो और उनकी आबादी कम हो सके। तो ये तो एक तरह का वॉर क्राइम भी है। तो इसके बारे में दुनिया का क्या रवैया, और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस क्या एक्शन ले रही है इस पे? समरा, बड़ा अहम सवाल है। अब इस पे तो जवाबात बहुत सारे बनते हैं, लेकिन आपके दिमाग में कुछ क्रिएट हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद। समझ जाता हूँ मगर देर से मैं दाव पेच उसके, वाह, वो बाजी जीत जाता है मेरे चालाक होने तक। वाह वाह, सही बात। बात असल में ये है कि दुनिया अपने मफादात को देखती है। कश्मीरियों की यूटिलिटी क्या है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, उनके मफादात भारत के साथ जुड़े हुए, लिहाजा इस पे उन्होंने यानी स्टेटमेंट की हद तक तो नज़र आता है, रेजोल्यूशंस की हद तक तो नज़र आता है, यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रिपोर्ट्स की हद तक नज़र आता है। बिल्कुल। क्या भारत को वो प्रेशराइज करते हैं? यानी डिप्लोमेटिक प्रेशर किसी हद तक हमें नज़र आता है, लेकिन क्या भारत उन्हें अलाउ करता है कि उनके ऑब्जर्वर्स आएँ और मकबूजा कश्मीर और माइनॉरिटीज़ के साथ जो भारत के अंदर हो रहा है और ये नस्ल कुशी जो हो रही है, सही जो फाशिस्ट हिंदुत्व नजरिया जो है, जिसके जरिए से फकत उनका हक है कि वो इस खत्ते के ऊपर रूल करें, जिस तरह से जर्मनी के अंदर था कि हम टेंटो रेस हैं। अगर आप मैन कैम्फ जो बुक है हिटलर की, माय स्ट्रगल, अगर पढ़ें कि जर्मन नेशन मार्शल रेस है और उसका हक है कि पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करे, तो इस वक्त जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जो फाशिस्ट आइडियोलॉजी है, उसका नजरिया भी ये है कि हमारा हक है और हमारी पावर होनी चाहिए। एग्जैक्टली, और सिर्फ भारत तक नहीं, भारत खंड की बात करते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो उस हवाले से जो नस्ल कशी है, देखें इस्लाम और इंसानियत, इस्लाम भी सबक इंसानियत का देता है। कुरान तो यहां तक कहता है कि अगर एक इंसान को कत्ल किया गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है। सही। और जो यूनाइटेड नेशंस है उसके अंदर भी ये बात है कि एक इंसान का कत्ल, खुद वेस्ट भी कैजुअलिटी सेंसिटिव नेशंस हैं। वो बोस्टन टी पार्टी हुई थी अमेरिका में, चंद लोग मारे गए थे, उन्हें कहा मैसेकेयर हो गया जी। इसी तरीके से वो जो 9/11 के तहत, जो कि बहुत ही, जिसको हम कंडम करते हैं, 9/11 में जितने लोग मारे गए 9/11 की वाक़े की वजह से, जो कि बहुत ही इंतहाई एक दुख वाला और इंतहाई बदकिस्मत वाक़या है, उसके मुकाबले में जो दहशतगर्दी में लोग मारे गए, इराक वॉर में जो लोग मारे गए, अफगानिस्तान की वॉर में जो लोग मारे गए, अगर वो दूसरों की कैजुअलिटी सेंसिटिव नहीं है और सिर्फ अपनी कैजुअलिटी सेंसिटिव है वो कौम, बिल्कुल, तो वो कश्मीर के ऊपर किस हद तक सेंसिटिव होंगे, मेरे ख्याल में उससे आपको पता चलता होगा। तीसरी बात जो है वो ये है कि जो कि वेस्ट की जो पॉलिसी है वीजा भी स्पेशली द मुस्लिम वर्ल्ड, वो पावर बेस्ड पॉलिसी है। अमेरिका की भी पावर बेस्ड पॉलिसी है। ट्वाइन भी ने कहा था मुस्लिम बेस्ट रिस्पॉन्स टू पावर। यही वजह है कि आज लोग मुस्लिम दुनिया के अंदर एंटी अमेरिकन नहीं है जी, लेकिन उनके ग्रीवेंसेस हैं अगेंस्ट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। बिल्कुल।
एंटी अमेरिकन इसलिए नहीं है कि वो अमेरिकन पॉलिटिकल ऑर्डर को अडॉप्ट करना चाहते हैं, जमहूरियत को अडॉप्ट करना चाहते हैं, अमेरिकन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को लेना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, कोको कोला, पेप्सी आपके सामने पड़ी हुई है, ये मैंने पैंट शर्ट पहनी हुई है। हमारा जो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या राइश का अंदाज है वो वेस्ट का है। कल्चर, बीबीसी और CNN न्यूज आप और हॉलीवुड मूवीज आप देख रहे हैं जी। तो हम कोई अमेरिकन एंटी अमेरिकन कौम नहीं है, लेकिन उनकी जो पावर बेस्ड पॉलिसी है उसके हवाले से हमारे ग्रीवेंसेस एंड रिजर्वेशंस हैं, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि अमन में हम आपके साथ हैं, जंग में हम आपके साथ हैं। बिल्कुल सही बात। तो मेरा ख्याल है जब वो इस हवाले से सेंसिटिव नहीं है, यही वजह है कि वो भारत को भी प्रेशराइज नहीं कर पा रहे कि वो सेंसिटिव हो। हाँ, स्टेटमेंट की हद तक वो कहते हैं, और मैं यही तवक्का करता हूं कि क्योंकि डेमोक्रेट्स की हुकूमत जो है वो आइडियल इंटरेस्ट को प्रमोट करती है, जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, मेरा ख्याल है इसमें हम अगर काम कर ले, और अमेरिका के भी ये मफाद में जाता है कि और मौजूदा जो अमरीकी हुकूमत उसके मफाद में है, चाहे वो अंदरूनी सियासी मफाद हो या बैरूनी सियासी मफाद, और अपने असर और रसूख को कायम रखने के लिए कि वो जो इस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है और नस्ल कुशी हो रही है उसको रुकवाएं भारत के अंदर। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपने फाशिज्म माइंडसेट की जब बात करी थी तो मैं थोड़ा सा उसी को आगे लेकर चलना चाहती हूँ। अगर हम हिंदू फाशिज्म को देखें तो उसमें उन्होंने अपनी सिर्फ माइनॉरिटीज़ के खिलाफ ही नहीं आवाज़ उठाई, उनके साथ बदसलूकी नहीं की, बल्कि अपनी खुद की जो कम्युनिटीज़ थी, जैसे दलित्स थे, उनके साथ भी बुरा सलूक रखा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या अमल दरामद उनका, क्या इस रेसिज्म के बारे में क्या रिएक्शन होना चाहिए? देखें, रियासत जो जमहूरियत है, पहले तो हमने इस पे बात कर ली कि जमहूरियत जो है उसमें आप अपने शहरी का ख्याल रखते हैं, और वो शहरी का ख्याल शहरियत की बुनियाद पर रखते हैं, न कि मजहब की बुनियाद पर रखते हैं, न कि अकीदे की बुनियाद के रखते हैं, न कि नस्ल की बुनियाद पर, न कि जबान की बुनियाद के ऊपर। तो फिर आप जमहूरियत और सेकुलर रियासत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, पिछले दिनों मेरी एक लंदन बेस्ड टेलीविज़न के साथ किसी प्रोग्राम में मेरी शिरकत थी, और दूसरी तरफ से भारत की एक स्कॉलर थी, इंतहाई रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल लेडी थी। उनका ख्याल ये था कि जो मोदी की हुकूमत है उसने भारत के अंदर माइनॉरिटीज़ हों या भारत के शहरी जो हैं उनकी डेवलपमेंट पे बड़ा काम किया है और करोड़ों रुपए खर्च किए। मैंने उनसे सवाल किया कि भारत की कितनी आबादी को टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है। यस, ऑफ कोर्स। मैंने उनसे सवाल किया कि कोरोना इतनी तेजी से भारत के अंदर क्यों बढ़ता जा रहा है, जबकि पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश एक ही खित्ते के अंदर हैं, सही, आबोहवा एक ही किस्म की, इसके बाद मेल न्यूट्रिशन है। भारत में शहरी आबादी की बात करूं, गांव की नहीं, शहरी आबादी में कितने लोग हैं जो कि फुटपाथ पर पैदा होते हैं, फुटपाथ पर जवान होते हैं, फुटपाथ पर बड़े होते हैं और फुटपाथ पर मरते हैं। अब भारत अगर $3 बिलियन दहशतगर्दी के लिए खर्च करेगा अफगानिस्तान में, और 7 लाख या 9 लाख फौज के ऊपर पैसा लगाएगा कश्मीर में, और पूरी उसकी लद्दाख में नहीं हो सकती, और लद्दाख के नए इलाके में चाइनीज इंस्टॉलेशन, फौजी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई हैं। वो पाकिस्तान के साथ डॉग फाइट तो कर नहीं सकता राफेल आने के बावजूद भी, और फिर उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है खित्ते के दूसरे ममालिक के साथ, नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी कर दिया, उसको तो आप रोक नहीं पाए। तो आप उस पे जो फजूल खर्ची कर रहे हैं, आपको चाहिए कि अपनी आवाम के ऊपर खर्ची अपनी पॉपुलेशन पे करें, अपनी आवाम पे करें, और हम आहंगी पैदा करें। और भारत इस वक्त देखें ना, सबसे बड़ा मुल्क है इस खित्ते के अंदर। अगर भारत का रवैया अपने खित्ते के ममालिक के साथ सही हो और माशी तरक्की में वो भागदौड़ करे और ओपन हार्टेड एंड कोऑपरेटिव बिहेवियर हो, तो विन विन सिचुएशन सबके लिए डेवलप होगी। डेफिनेटली, क्योंकि फिर वो एक होकर एक ही चीज के पीछे जाएंगे ना, कि हाँ जी हमने अपनी मईशत को आगे बढ़ाना है, अपनी इकोनॉमी को बेटर करना है, अपने लोगों को सुकून पहुंचाना है। समरा, भारत सेंट्रल एशिया तक रीच करना चाहता है, रास्ता पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है। सही, क्या तो दोस्ती तो करनी पड़नी है ना, क्या कश्मीर के मसले के हल किए बगैर ये हो सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसको समझ आना चाहिए। उसने अपना फ्यूचर में राइजिंग इंडिया देखना है या माइनॉरिटीज को कुचलने में अपनी सारी तमन्नाएं सर्व करनी है, उसने खुद फैसला करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रियलाइज हो चुका है उन्हें, लेकिन अब वही वाली बात है कि वो एक हड्डी ना उगलने की ना निगलने की, कि अब वो समझ ही नहीं पा रहे कि अब हम क्या करें। बिल्कुल आपने सही फरमाया, ये हड्डी न उगल रही है न निगल रही है।
चूंकि फ्रस्ट्रेशन है एक। हाँ। और इसी वजह से देखें ना, ये जो तरले मिन्नतें करवाना है मुस्लिम अरब ममालिक से कि जी इंडिया को भी शामिल करें, या तालिबान के हवाले से कि हमारी उनके साथ बातचीत करें, आपकी मीडिया तो सुबह दोपहर शाम उनको दहशतगर्द करार देती है। सोवियत यूनियन के साथ मिलकर आपने 13 लाख अफगानी मरवाए, और फिर अमेरिका के साथ उनका दुमछल्ला बनते हुए आपने फिर अफगानियों को और तालिबान के खिलाफ आपने जंग मुसल्लत की। और फिर आप जो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं इंडिया के अंदर या कश्मीर के अंदर, और उसके बाद फिर तरले मिन्नतें, तो वो तो उसी सूरत में आप कर रहे हैं ना, आपकी पॉलिसी तो फेल हो चुकी है। सही। तो लिहाजा भारत जो है इस वक्त मेरा ख्याल है, अगर वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, अभी भी उनके लिए वक्त है, संभल जाए। संभल जाए। अगर वो ये नहीं संभलेंगे, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने आप ही के किसी प्रोग्राम में यहाँ पे आज से 6-8 महीने पहले बात की थी कि भारत की जो राइजिंग इंडिया और शाइनिंग इंडिया की अब बात नहीं होती दुनिया में। बिल्कुल। और मैंने कहा था इकोनॉमी नीचे जा रही है, देखें -7.5 और मजीद नीचे जाने का खतरा है। और आप एक झूठे उसके अंदर हैं कि जी हम चाइना स्पेसिफिक अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप कर रहे हैं, आप चाइना से मुकाबला ही नहीं कर सकते। और जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स, इस सिचुएशन के साथ आगे चल के वो तो जो अब उनके अंदर स्ट्रेंथ है या वो जिस चीज के ऊपर इतना उभल के बाहर आ रहे हैं वो भी नहीं रहेगी, उनकी बैकबोन ही टूट जाएगी इस तरह से। तो आपकी इकोनॉमी जब डूबती है तो अंदर खलफशार पैदा होगा ना। देखें डीकॉलोनाइजेशन क्यों हुई थी समरा? डीकॉलोनाइजेशन इसलिए हुई थी कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थी, वेस्ट की जंग लड़ते हुए दूसरी जंग अजीम डाउन हो गई, उसके अलावा जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, कैपेबिलिटी थी, वो जंगों में सर्फ हो गई। उसकी वजह से जो सोशो पॉलिटिकल जो कोहेसिवनेस था, हम आंगी थी, वो गिर गई, ताकत खत्म हो गई। 3 फैक्टर्स होते हैं ना, आपकी सियासी समाजी हम आंगी होनी चाहिए, माशी तौर पे आपकी ताकत होनी चाहिए, अस्करी बुनियाद पर आपकी ताकत होनी चाहिए, आपका नजरिया भी ठीक होना चाहिए। अब अगर उनकी ये तीनों चीजें नहीं थी तो डीकॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो गई। अब इंडिया की, भारत की देखें, आपकी माशी ताकत नीचे जा रही है, सही, सियासी तौर पे आप खित्ते में नाकाम होते जा रहे हैं, और उसकी फ्रस्ट्रेशन आप अपने माइनॉरिटीज पर उतार रहे हैं, और आपकी नजरिया उसमें अहम किरदार अदा कर रहा है। जूम आरएसएस क्या कि हम सुप्रीम है जी, सुप्रीम है। तो उसके नतीजे में भारत ने लामोहाल नीचे जाना है, ऊपर नहीं जाना। अच्छा, इसी से एक और चीज मेरे जहन में आई है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जहां माइनॉरिटीज के खिलाफ वो इतना कुछ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, लेकिन अगर ये देखें कि उनकी कितने चीजों के अंदर माइनॉरिटीज भी शामिल हैं। अगर आप फौज के हवाले से बात करें तो उसमें मुस्लिम भी होंगे, क्रिश्चियंस भी होंगे, तो वो फिर किस तरह से कोप अप करेंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात उठाई है, ये भारतीयों को समझना चाहिए कि मुसलमान 28 करोड़ या 30 करोड़ कम आबादी नहीं है। बिल्कुल। और वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं उनकी सियासत में, उनके दूसरे साइंसी शोबों के अंदर शामिल तो है ना उनके साथ। अबुल कलाम ये जो साइंटिस्ट थे उनके, मुस्लिम साइंटिस्ट थे ना, तो इसी तरह से उनका एक अपना किरदार है। अगर आप उन्हीं माइनॉरिटीज को जो कि आपके डिफरेंट सेक्शंस में काम कर रहे हैं, आप उनको टारगेट करेंगे तो वो आपके इंटरेस्ट के लिए क्यों काम करेंगे, या भारत के एज अ नेशन के लिए क्यों काम करेंगे? नेशनलिज्म को तो आपने मार दिया। बिल्कुल। आपने रिलीजियस रैशनलिज्म या फाशिस्ट जो नेशनलिज्म है उसको प्रमोट करने की कोशिश की है, तो उसकी वजह से भारत कमजोरी की तरफ जा रहा है, उसके अंदर डिसयूनिटी पैदा हो रही है। और यही खतरा भारत की पॉलिसियों की वजह से, अगर कल को भारत को नुकसान होगा, उसकी इकाई को नुकसान होगा, तो वो उसकी अपनी पॉलिसी की वजह से होगा, न कि वो पाकिस्तान की वजह से या किसी और। अलबत्ता भारत को ये भी सोचना चाहिए कि भारत एक इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी, चाइनीज इस खित्ते की एक बड़ी इकोनॉमी, बिल्कुल, पाकिस्तान मिडिल रेंज पार। कल को अगर भारत और चाइना के दरमियान में मुठभेड़ होती है, जंग होती है वेस्ट के कहने के ऊपर, तो भारत को लगता है कि वो भारत की बुनियाद पर या उसकी बिया पर आके चाइनीज से लड़ेंगे। बिल्कुल। कोरियन वार हम भूल गए, जहां पे 38 पैरेलल पे चाइनीज ने पूरी वेस्टर्न अलाइड फोर्स को उठा के 38 पैरेलल से दूर जा फेंका था। तो जब उनके पास तजर्बा है अफगानिस्तान की जंग देखने के बाद, यमन की जंग देखने के बाद, सीरिया की जंग देखने के बाद, लीबिया की जंग देखने के बाद, वियतनाम देख लें आप, अफगानिस्तान देखने के बाद, वियतनाम, कोरिया देखने के बाद, वो लगता है कि वो भारत के ब्याह पे चाइना से लड़ने आएंगे। जंग का नुकसान किसका होगा? एशियन ममालिक का होगा, यानी दोनों की इकोनॉमी डाउन जाएगी। चाइनीज अवॉइड कर रहे हैं और भारत को ये समझना चाहिए। तो फिर विनिंग सिचुएशन किसकी होगी?
वो तो पीछे से देख कर देखेंगे कि जंग हो रही है इनकी, इकोनॉमी इनकी जो है वो डाउन हो जाएगी। तो इस वक्त मेरा ख्याल है भारत के हक में ये, हम ये नहीं कह रहे कि अमेरिका के साथ, ये हमारे मफाद में अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना, हम ये भी नहीं कहते कि भारत के ताल्लुकात अमेरिका से कट ऑफ हो जाएं या वेस्ट के साथ कट ऑफ हो जाए, लेकिन भारत को अपने कम से कम मफादात को देखना चाहिए और उसका मफादात जुड़े हुए हैं कश्मीर के मसले को हल करने के साथ और माइनॉरिटीज के साथ प्रॉपर बिहेव करने के साथ। बिल्कुल, और ये सारी इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। एक शायद अगर सुधर जाएगी चीज और एक डिसीजन आपने सही ले लिया तो मेरे ख्याल से जो पूरी पट्टी चल रही है वो सारी उसका जो पजल है वो सॉल्व हो जाएगा। समरा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो आपकी अपोजिशन है ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल मीडिया का होता है। बिल्कुल। अच्छा, मीडिया गवर्नमेंट की जो ग्रे पॉलिसीज हैं उसको आइडेंटिफाई करती है। अब आप भारत के मीडिया को उठा के देखें, क्या यानी आप हंसना शुरू करते हैं। मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं मुझे हंसी निकल आती। यानी जिस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा और झूठी बातें अवाम तक पहुंचा रहे हैं, जो उनका इंपॉर्टेंट काम है टू ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड द कॉमन पीपल एंड टू आइडेंटिफाई द ग्रे एरियाज ऑफ देयर पॉलिसीज, वो निकाल नहीं रहे। वही आप वाली बात कि वो किसी और चीजों को हाईलाइट करने में लगे हुए हैं और अपनी जो एस्थेटिक सेंसेस हैं उनको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो वो तो ये भारत के गिराव का एक वजह बन रही है। खुद जो उसकी मीडिया है या उनमें इंटेलेक्चुअल ग्रुप एक है, एक मुझे अब नाम स्लिप कर रहा है, उनकी एक स्कॉलर हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली PhD की है रशिया से। उनका बड़ा एक अच्छा थीसिस है, उन्होंने आर्टिकल भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि भारत को ये ग्राउंड रियलिटीज को समझना चाहिए, अपने इंटरनल इश्यूज को रिजॉल्व करें और जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ मूव करें। बिल्कुल, और जाहिर है जो उनकी कौम है, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको अपने साथ मिला के रखें ताकि जो पावर एक बनती है, जैसे वही वाली बात है कि जी एक उंगली की ताकत वो नहीं है जो एक मुट्ठी की ताकत है। तो ये चीज़ उन्हें समझने की बड़ी ज़रूरत है जो वो अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे ख्याल से जब हार के गिरेंगे तब उन्हें रियलाइज़ होगा कि हम पहले वक्त पे अगर सही डिसीजन ले लेते तो शायद आज उस मुकाम पे ना होते। गिरे तो हैं, गिरे अफगानिस्तान के केस में हैं। हाँ जी, गिरे और अब उठ नहीं सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर, थैंक यू सो मच। और फिर आज हमने कुछ ऐसे चीज़ें सामने लेकर आए हैं जो ये बात साबित करती है कि इंडिया कितना भी कुछ कर ले, इलीगल तरीके से जितनी भी चीज़ें हथियाने की कोशिश करे, रेसिज्म करने की कोशिश करे, लेकिन आखिर में हार उसी की ही होगी। बाय फोर्स कुछ भी नहीं होता, चाहे वो इजराइल का फलस्तीन के केस में हो या भारत का कश्मीर के केस में। बिल्कुल, और आपकी स्ट्रेंथ जरूर टूटेगी क्योंकि जब आपकी स्ट्रैटेजीज ही इस तरह की नहीं है, इस काबिल नहीं है कि वो आपको आगे लेकर चल सकें और आपको जिता सकें, तो डेफिनेटली जो रिजल्ट है वो हमें पता है कि क्या होने वाला है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे सामने ये रिजल्ट आएगा। इसी के साथ नाजरीन हमारे शो का टाइम भी इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है कि आज हमने बहुत कुछ सुना, समझा और सीखा कि हमारी जितनी भी ये खित्ते हैं उनके अंदर क्या क्या सिलसिले चल रहे हैं और जहां हम कश्मीर को लेकर इतने परेशान हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये हमारा कश्मीर आज़ाद होगा और हमारे बहन भाई आज़ादी की सांस लेंगे। ये इसी दुआ के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।